सभी लोगों का सेकेंड ईयर सिविल में स्वागत है। ठीक है, मैं आप लोगों को जो सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ वो सब्जेक्ट है आपका बीसी यानी कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन यानी कि भवन निर्माण। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है, मनुष्य की तीन मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। पहला रोटी, दूसरा कपड़ा और तीसरा मकान। ठीक है, तो हम चर्चा करेंगे मकान के विषय में। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को या किसी भी परिवार को रहने के लिए वातावरणीय प्रभाव, जैसे आपकी बहुत तेज धूप हो रही हो, बहुत गर्मी हो रही हो, ठीक है, बहुत ठंडी हो रही हो, तो आपको बचाने के लिए या आपके द्वारा सामानों को सुरक्षित रखने के लिए जिस अस्थायी आश्रय की जरूरत पड़ती है उसे ही बिल्डिंग यानी कि भवन कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, मनुष्य की तीन मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। पहला आपके पास रोटी, दूसरा कपड़ा, रोटी का मतलब जीने के लिए रोटी चाहिए, शरीर को ढकने के लिए आपको कपड़ा चाहिए, और पूरे परिवार को या स्वतः अन्य वातावरणीय प्रभाव से बचाने के लिए, बहुत धूप हो रही हो, बहुत ठंडक हो रही हो, ठीक है, तो इन सभी चीज़ों से बचाने के लिए साथ ही साथ आपने जो सामान तैयार कर रखे हैं उनको सुरक्षित करने के लिए जिस अस्थायी आश्रय की जरूरत पड़ती है उसे ही हम भवन यानी कि बिल्डिंग कहते हैं। ठीक है, अब ये बिल्डिंग आपका होता क्या है? आपने तो समझ लिया कि कोई ऐसी एक अस्थायी संरचना चाहिए जिसमें आप सुरक्षित रह सकें, आप वातावरणीय प्रभाव से बच सकें, आपके सामानों को बचाया जा सके। लेकिन वास्तव में भवन क्या होता है, वो संरचना होती क्या है, वो अस्थायी आश्रय आपके लिए होता क्या है? चार दीवारों से घिरी हुई संरचना, ऐसी कोई संरचना जो चार दीवारों से घिरी हुई हो, यानी कि चारों तरफ दीवारें हों, ठीक है, उनके ऊपर वातावरणीय प्रभाव से बचाने, तेज धूप, तेज ठंडक या पानी या वर्षा की बूंदों से बचाने के लिए उसके ऊपर छत रखा गया हो। ठीक है, कमरे में उस चार दीवारों से घिरे हुए संरचना के अंदर आप आसानी से प्रवेश कर जाएं, इसके लिए दरवाजे लगाए गए हों। ठीक है, उस कमरे में सूरज की रोशनी और हवा आता रहे, इसके लिए दीवार में आपके खिड़कियों का प्रावधान किया गया हो। साथ ही साथ अगर उस कमरे में कोई दूषित गैसेस तैयार हो रही हैं तो वे दूषित गैसेस उस कमरे से बाहर निकलती रहें, इसके लिए छत के समीप रोशनदान लगाए गए हों। इस तरह की संरचना को हम बिल्डिंग यानी कि भवन कहते हैं। टाइप्स ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, यानी कि कितने प्रकार के आपके बिल्डिंग यानी कि भवन होते हैं। ठीक है, तो भवन प्राय हम दो आधारों को वर्गीकरण करने का प्रयास करते हैं। पहला हमारा होता है प्रयोग के आधार पर। ठीक है, टाइप्स ऑफ बिल्डिंग में टू टाइप्स हम कह सकते हैं, टू टाइप्स। ठीक है, एक जो वर्गीकरण होता है वो यूज यानी कि उपयोग के आधार पे, और दूसरा हमारा जो बीआईएस है, ठीक है, यानी कि बिल्डिंग से संबंधित जो कोड हैं उनके अनुसार हम बताने का प्रयास करते हैं। पहले वर्गीकरण को यूज यानी कि प्रयोग के आधार पे हम इसे सिंपल तरीके से बांट सकते हैं कि सबसे पहले हमारा आता है रेजिडेंशियल यानी कि आवासीय होम। ठीक है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग हमारे पास आता है। दूसरा हमारे पास आता है पब्लिक बिल्डिंग। ठीक है, पब्लिक बिल्डिंग हम लोग के पास आता है। तीसरा हम लोग के पास कमर्शियल बिल्डिंग। ठीक है, चौथा हम लोग के पास आता है, ठीक है, आपका हिस्टोरिकल बिल्डिंग या आपका रेजिडेंशियल बिल्डिंग, और पांचवा आपके पास आता है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग यानी कि औद्योगिक भवन। ठीक है, ये आपके चार टाइप से सामान्य यूज में हम करते हैं। रेजिडेंशियल यानी कि आवासीय भवन, वे भवन जहाँ पे परिवार के साथ हम रहने का प्रयास करते हैं, जहाँ सोने के लिए कमरा होता है, खाना बनाने के लिए कमरा होता है, ठीक है, उस जगह पे आपका किचन वगैरह सब कुछ होता है, जिसमें हम रहते हैं, वे हमारे रेजिडेंशियल बिल्डिंग कहलाते हैं। दूसरा पब्लिक बिल्डिंग यानी कि सार्वजनिक भवन, वे भवन जो किसी भी व्यक्ति द्वारा यूज किए जा सकते हैं, जैसे आपके कॉलेज हुए, ठीक है, हॉस्पिटल्स हुए, आपके पुस्तकालय हुए, ठीक है, इस तरह के जो भी बिल्डिंग्स हुए, बैंक हुए, डॉक्टर्स का जो हाउस, वे सभी सरकारी हॉस्पिटल्स, वे सभी के सभी आपके पब्लिक बिल्डिंग्स कहलाते हैं। कमर्शियल यानी कि व्यवसाय, ऐसे भवन जहाँ से व्यवसाय आदि उत्पन्न किए जाते हैं, ठीक है, उसे हम कमर्शियल बिल्डिंग कहने का प्रयास करते हैं। फिर हम लोग के पास आता है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, ऐसे भवन
जहाँ हमारी दैनिक चीज़ों को निर्मित करने का प्रयास किया जाता है, औद्योगिक भवन यानी कि जहाँ पे उत्पादन संभव किया जाता है उन्हें हम इंडस्ट्रियल बिल्डिंग कहते हैं। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स या रिलीजियस बिल्डिंग, ऐतिहासिक या धार्मिक बिल्डिंग, ऐसे भवन जो इतिहास की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है, जैसे कि किले वगैरह हैं, ठीक है। उसके बाद आपके कुछ मंदिर हैं, मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं, तो उन सभी को हम हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स यानी कि रिलीजियस या आपको धार्मिक बिल्डिंग में बांटने का प्रयास करते हैं। इसके बाद आपके पास आता है सिंगल स्टोरी एंड मल्टी स्टोरी एंड हाई राइज बिल्डिंग, यानी कि इकहरे भवन। ये तो हमारा था यूज के आधार पर जब मैंने आपको भवन का वर्गीकरण किया, ठीक है। इसमें अब आपके पास आता है सिंगल स्टोरी, मल्टी स्टोरी, ठीक है, एंड हाई राइज बिल्डिंग्स, ठीक है। ये क्या होता है? इकहरे मंजिल, ठीक है, बहुमंजिले और उच्च या अत्यधिक ऊंचे भवन। जब हमारे भवन एक मंजिल के होते हैं तो उन्हें हम सिंगल मंजिल कहते हैं। ऐसे भवन जो 4 मंजिल तक के होते हैं, ठीक है, उन्हें हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कहते हैं। और जब इनकी ऊंचाई, ठीक है, 10 मंजिल से ऊपर होने लगती है तो उन्हें हम हाई राइज बिल्डिंग्स यानी कि अत्यधिक ऊंचे भवन कहना शुरू कर देते हैं। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ बिल्डिंग पे हम चले थे, तो पहला मैंने यूज के आधार पर बताया और दूसरा हमारा जो आधार बनता है BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार एक क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। और ये क्लासिफिकेशन 9 टाइप्स का होता है, ठीक है, जो A से लेके आपका I तक का, J तक का होता है। A आपके पास होता है रेजिडेंशियल बिल्डिंग, ठीक है, यानी कि आवासीय भवन। ये आपके पास 5 तरीके के होते हैं, ठीक है, A1, A2, A3, A4 और A5, ठीक है। ये आपके पास रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो गया है। B आपके पास दूसरा जो बिल्डिंग है, ठीक है, ये आपके सामने हो जाता है शैक्षणिक भवन यानी कि एजुकेशनल बिल्डिंग, जो B ग्रुप में आता है, एजुकेशनल बिल्डिंग, ठीक है, जहाँ पे आपके स्कूल होंगे, कॉलेज होंगे, पुस्तकालय होंगे, ये सब होंगे। तीसरा आपके पास होता है संस्थागत भवन, जो C आपके पास संस्थागत भवन, ठीक है। ये संस्थागत भवन ये पब्लिक के लिए होते हैं, लेकिन ये आपका C1, C2 और C3 3 रूपों में आपके सामने आते हैं। फिर आपके पास चौथा यानी कि D आपके पास सभा भवन यानी कि असेंबली बिल्डिंग, ठीक है, जहाँ पे आप किसी सभाओं का आयोजन करते हैं, वो धार्मिक हो सकते हैं और किसी के कार्य के लिए उद्देश्य के लिए आप जुड़े हो वो हो सकते हैं। फिर आपके पास 5वां है E, ठीक है, ये E आपके सामने आता है व्यवसायिक भवन, ऐसे भवन जहाँ पे आप व्यवसाय आदि करने का प्रयास करते हैं, जैसे वकीलों का चैम्बर, डॉक्टर का चैम्बर। छठा आपके पास है F, ठीक है, ये आपके पास वाणिज्यिक भवन, ठीक है, जो आपकी दुकानें होती है किराना वाले की, जो बेचने उचने का काम करते हैं, वो आपके पास आ जाएगा। 7वां आपके पास G होता है, ठीक है, ये आपके पास होता है औद्योगिक भवन यानी कि इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स। फिर आपके पास H होता है, ठीक है, ये आपके सामने आता है स्टोरेज बिल्डिंग यानी कि भंडारण भवन, जहाँ सामानों को आप उत्पादन करने से पहले स्टोर करते हैं और उत्पादन करने के बाद स्टोर करने का प्रयास करते हैं। और इसके बाद आपके पास आता है 9 जो है I, ठीक है, ये आपके पास जोखिम युक्त यानी कि रिस्क उठाने वाले भवन आपके सामने होते हैं। यहाँ पे हम बात करें, ठीक है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, ये अब यहाँ डिफिनेशन थोड़ी चेंज होती है। जब हम यूज में करते हैं तो वहाँ कहते हैं कि ऐसा भवन जिसमें उठने बैठने सोने के लिए कमरा हो, खाना बनाने के लिए किचन हो। लेकिन जब हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हम कहते हैं कि उस भवन में जहाँ पे सोने की व्यवस्था कीजिए वहाँ पे किचन हो भी सकता है और किचन नहीं भी हो सकता है, वे सभी के सभी आपके रेजिडेंशियल बिल्डिंग कहलाते हैं। यहाँ पे A1 जो बांटा गया है, ठीक है, ये आपका अस्थायी भवन, ठीक है, यानी कि जैसे कि अस्थायी टाइप का आश्रय टाइप का हो, ठीक है, वहाँ पे सिर्फ रहने की व्यवस्था होगी, आपके खाने की व्यवस्था नहीं होगी। A2 जो होगा आपके पास, ठीक है, व्यक्तिगत आपका होगा, यानी कि आपने पसंद बनाया, एक परिवार के रहने या 2 परिवार के रहने की व्यवस्था होगी। तीसरा डॉर्मेट्री, A3 जो है डॉर्मेट्री, जैसे आप किसी होटल वगैरह में जाते हैं तो होटल में सिंगल या डबल रूम मिलते हैं, लेकिन आपकी संख्या अगर 6 या 8 की है, ठीक है, तो सिंगल और डबल रूम आपको महंगे पड़ने लगते हैं।
तो आप उनसे बात करते हैं, ठीक है, कि कोई ऐसा भवन दे दीजिए कि जहाँ पे हम सस्ते में निकल जाएं। तो वहाँ पे जो भवन होते हैं उन्हें हम डॉर्मेट्री कहते हैं। ये प्राय आपको रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन या अच्छे अच्छे होटलों में मिल सकता है। फिर आपके पास होता है A4 यानी कि फ्लैट, ऐसा कोई बिल्डिंग जिसमें 2 से अधिक मकान बनाए गए हों और फ्लैट में रहने के साथ साथ किचन की भी व्यवस्था होती है। डॉर्मेट्री में ये व्यवस्था आपको नहीं मिलेगी, अस्थायी भवन में नहीं मिलेगी, आश्रम में, व्यक्तिगत में मिलेगी, फिर आपको फ्लैट में मिलेगी। और इसके बाद ये 5 आपके पास आता है होटल, ठीक है, ऐसी कोई जगह जहाँ पे 15 से अधिक लोगों के रहने की व्यवस्था कर दी जाती है, वो आपका होटल कहलाता है। अब होटल में आपको किचन उपलब्ध भी हो सकता है होटल द्वारा, और किचन नहीं भी उपलब्ध हो सकता है। बी है एजुकेशनल बिल्डिंग, यानी कि जहाँ पे हम शिक्षा से संबंधित कार्य को करने का प्रयास करते हैं। तीसरा है संस्थागत भवन, जो आपको समाज में विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं उनको स्थापित, उनको आश्रय देने का प्रयास किया जाता है। इन्हें हमने C1, C2 और C3 3 कैटेगरियों में बांटने का प्रयास किया है। C1 में आपके जो चिकित्सालय होते हैं, नर्सिंग होम होते हैं, वो आ जाता है। C2 में आपके सामने अनाथालय, वृद्धाश्रम वगैरह आ जाता है, और C3 में आपका नारी निकेतन केंद्र, बंदीगिरी इत्यादि आ जाते हैं। इसके बाद है D सभा भवन, ऐसी जगह है जहाँ किसी उद्देश्य के लिए, धार्मिक उद्देश्य भी हो सकता है या एजुकेशनल उद्देश्य भी होता है, जहाँ पे लोग एक साथ इकट्ठे होकर, बहुत सारे लोग इकट्ठा करके किसी चीज पे प्रवचन दिया जा सकते हैं या भाषण दिया जा सकता है, उसे सभा भवन कहते हैं। व्यवसायिक भवन, ठीक है, अभी 3 आपको थोड़ा कंफ्यूजन आएंगे, व्यवसायिक, वाणिज्यिक और औद्योगिक। यहाँ पर सभी व्यवसायिक मतलब जैसे आपका वकील का चैम्बर है, इंजीनियर का हुआ है, या डॉक्टर का चैम्बर है, ये सभी आपके व्यवसाय के रहते हैं। यहाँ कोई सामान नहीं बेचा जाता है, यहाँ पे दिमाग बेचा जाता है। जैसे इंजीनियर है तो वो ड्राइंग के कुछ पन्ने आपको थमाएगा, डॉक्टर है पर्ची दे देगा, ठीक है, वकील है तो वो आपका मुकदमा लड़ने का प्रयास करते हैं, वहाँ पे वो आपसे डिस्कशन करने का प्रयास करते हैं। वाणिज्य, ठीक है, ये वो भवन होते हैं जहाँ पे उत्पादों को खरीदा या बेचा जाता है, ठीक है। औद्योगिक भवन वे भवन जहाँ इन जो वाणिज्य में बेचे जा रहे हैं उनका उत्पाद किया जाता है, वो आपके औद्योगिक भवन कहलाते हैं। फिर आपके पास है भंडारण भवन, ठीक, ये भंडार जो हम यहाँ औद्योगिक भवन चीज़ों को उत्पादित करते हैं तो उनके लिए या तो कच्चा मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है या उन कच्चा मटेरियल से बने हुए चीज़ों को वापस हम बनाते हैं, तो उसको स्टोर करने के लिए जो भवन होते हैं वो आपके भंडारण भवन कहलाते हैं। और फिर है लास्ट जोखिम। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जैसे एक्सप्लोजिव्स हैं, पेट्रोल है, डीजल है, बारूद हैं, तो इन सब में भी एक अलग भवन बनाया जाता है और काफ़ी सुरक्षा के साथ बनाया जाता है, तो इन्हें करते हैं हम जोखिम युक्त भवन, ठीक है। ये हमारे पास 9 ग्रुप में बांटे गए। क्लासिफिकेशन ये बेस्ड होता है आपको पेशी के आधार पर, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास आता है क्लासेस ऑफ बिल्डिंग, आपके पास आता है क्लासेस ऑफ बिल्डिंग, यानी कि भवनों का वर्गीकरण। तो हमारे पास जो बिल्डिंग का वर्गीकरण किया जाता है तो हम 3 रूप में करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। पहला हम लोग के पास होता है फर्स्ट क्लास बिल्डिंग, दूसरा सेकंड क्लास बिल्डिंग और तीसरा थर्ड क्लास बिल्डिंग, ठीक है। ये फर्स्ट क्लास बिल्डिंग क्या होते हैं? ऐसे भवन, ठीक है, जिनमें सभी चीजें फर्स्ट क्लास की हों, यानी कि फर्स्ट उनके मार्बल या टाइल्स के हों, ठीक है। उनमें कॉलम और आरसीसी के कॉलम और बीम्स का प्रयोग किया गया है, छत आपकी आरसीसी हो, दरवाजे के लिए आपके सागौन और शीशम का प्रयोग किया गया, चिनाई के लिए प्रहंजरी की ईंटों का प्रयोग है, यानी कि सभी चीजें कारीगरी भी जो की गई है वो प्रथम क्लास की गई। ये काफी आपके महंगे पड़ते हैं और काफी अच्छे होते हैं। दूसरा है सेकंड क्लास, जब हम किसी बिल्डिंग में सिर्फ चिनाई करने का प्रयास करते हैं, यानी कि चिनाई की दीवार उठा लेते हैं, ईंट की छत डाल लेते हैं, फर्श सामान्य आप ईंट खरंजे की या ईंट की बना लेते हैं, जहाँ पे दरवाजे या खिड़कियाँ सागौन और शीशम के ना होते, ठीक है, आम वगैरह जैसी लकड़ी के बना लिए जाते हैं, और कारीगरी थोड़ी सेकंड स्तर की होती है, ईंट जो होते हैं वो द्वितीय श्रेणी के यूज करने का प्रयास करते हैं। तीसरा जो है आपके थर्ड क्लास, ऐसे भवन, ठीक है, जिनमें टोटल सभी चीजें अस्थायी टाइप की, यानी कि कच्ची ईंटें हों, ठीक है, छत जो वो आप टी सेट वगैरह की तरह से किया गया, लकड़ी दरवाजे खिड़कियाँ जो लगाए गए हैं वो आपकी जो बेकार की लकड़ियाँ हैं उनके द्वारा बनाई गई हों, जो फर्श हों, ठीक है, वो मिट्टी के बने हों
या ईंट की सहायता से बना दिए गए। ये हमारा कहलाता है क्लासेज ऑफ बिल्डिंग।